नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक को लेकर, तो आज भी हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12 से। ओके, और जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स, तो आज उसी का टॉपिक्स है पॉलीसैकेराइड्स। दोस्तों, हम एक एक टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, क्योंकि अगर सभी हमने एक साथ किया तो ये जल्दी से समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी फैमिली ठीक होगा। तो दोस्तों बता दें फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि अब धीरे धीरे बोर्ड की टाइम टेबल आने लगे हैं। तो जैसे कि आज उत्तर प्रदेश स्टेट का टाइम टेबल अपलोड कर दिया गया है, तो एग्ज़ाम करीब में है। तो दोस्तों बेहतर है कि आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, अच्छा सा अपने स्टडी पर फोकस बनाए रखिए। तो आज जो यूपी बोर्ड का 10th-12th का दोनों का टाइम टेबल आ चुका है, एग्ज़ाम टाइम टेबल स्कीम आ चुकी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देर किए, बिना डिले किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों टॉपिक का नाम है हमारा पॉलीसैकेराइड्स। ओके, तो बात करेंगे दोस्तों पॉलीसैकेराइड क्या होता है। पॉलीसैकेराइड्स मीन्स इट इज दिस द कार्बोहाइड्रेट मीन दोज कार्बोहाइड्रेट which gives more than large number of, or we can say which gives a large number of monosaccharide unit on hydrolysis. Okay, so means how can you say that, how can you write the definition? Okay, means those carbohydrates which gives a large number of what monosaccharide units on hydrolysis. Is it clear? More means unit on hydrolysis known as polysaccharides. तो बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। तो पॉलीसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हाइड्रोलाइज होने के बाद लार्ज नंबर्स में, काफ़ी ज़्यादा नंबर में क्या देते हैं, मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं। अब बात आती है दे आर द मोस्ट एनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। Carbohydrates in nature and acts as a food storage example. What first of all, the example is starch, second one is the cellulose and glycogen. तो ये एग्जाम्पल होते हैं। अब बात करेंगे इसके क्या है ये। तो अभी हमने पढ़ा पॉलीसैकेराइड जो हाइड्रोलाइज होने के बाद लार्ज नंबर्स में मोनोसैकेराइड यूनिट देता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलेंगे हम पॉलीसैकेराइड। बात आती है दे आर द मोस्ट एनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। ये बहुत ही ज़्यादा एनकाउंटर्ड होते हैं। बहुत ही ज़्यादा एनकाउंटर्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये कैसे बिहेव करते हैं, एक्ट एज अ फूड स्टोरेज। और कैसे एक्ट करते हैं, फूड स्टोरेज की तरह, फूड को स्टोरेज की तरह एक्ट करते हैं। मींस एग्जांपल आता है स्टार्च भी एक क्या है, किसका एग्जांपल है, स्टोरेज फूड का। सेल्यूलोज भी स्टोरेज फूड का है, और ग्लाइकोजन भी क्या होता है, स्टोरेज फूड होता है। अब बात करते हैं स्टार्च तो किस में होता है, प्लांट में होता है, ग्लाइकोजन होता है एनिमल्स में। तो दोस्तों हमें ये क्या होता है, ये पॉलीसैकेराइड है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टार्च पर। ओके, स्टार्च पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि स्टार्च में थोड़ा बड़ा होगा तो हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले स्टार्च की। ओके दोस्तों, सबसे पहले स्टार्च की बात करने वाले हैं। स्टार्च में क्या होने वाला है, देखिए स्टार्च में क्या होता है। एक्चुअली स्टार्च होता क्या है, ये एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है। किसके अंदर, प्लांट के अंदर स्टार्च। ओके, मींस स्टार्च सबसे पहले आता है स्टार्च means it is the important storage
स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट, कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है। कैसा स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है। बात करते हैं ये बना कैसे होता है, तो मींस इट इज अ पॉलीमर, इट इज द पॉलीमर ऑफ व्हाट, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड कंसिस्ट and has two components, इज इट क्लियर। तो सबसे पहले बात आती है क्या, कि ये किसका पॉलीमर होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। अल्फा डी ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर पहले भी बना चुके हैं और आगे भी हम बनाएंगे, अभी इसमें बताएंगे कैसे बनाते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। दूसरी बात, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, सच एज एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, इज इट क्लियर। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसके अंदर, स्टार्च के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल द एमाइलोज, सेकेंड वन इज द एमाइलोपेक्टिन। इनके बारे में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ध्यान रखना, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आज ही डिस्कस करेंगे। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, बात आती है इट इज प्रेजेंट इन सीरियल्स, कोमा रूट्स, कोमा ट्यूबर्स, कोमा ईटीसी, इन चीज़ों में पाया जाता है। किसके अंदर, रूट सीरियल्स के अंदर पाया जाता है, रूट्स के अंदर पाया जाता है, और क्या हो गया, जैसे ट्यूबर्स के अंदर पाया जाए। कहेंगे कि ये कहाँ प्लांट की सीरियल्स में पाए, सीरियल्स में तो होता है, जैसे वीट खा रहे हैं हम, वीट खाते हैं, ओके, वी आर यूजिंग व्हाट, वीट, राइस एंड सेट ऑफ मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, मेज, दीज आर द व्हाट सीरियल्स, ओके। एंड दिस वन रूट, we are eating the different kinds of roots, okay, we are eating different kind of such as beetroot and the carrot and the radish, these are the roots, and the tubers also means potato, okay, potato is an example of what, tuber, okay, potato, there are so many examples, okay na. So we can say that these means what, starch is present in cereals, roots और tubers, और हम इन चीज़ों को खाते हैं, ये इन चीज़ों में होता है, तो इन चीज़ों को हम खाते हैं, तो क्या कहेंगे, it is an important dietary source for human beings, तो जब हम इनको खाते हैं तो ये क्या हो गया, हमारा डाइट होता है, हमारी डाइट का पार्ट होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, ओके। तो बात करेंगे हम इसमें वन बाय वन बात करेंगे, किसके बारे में, इसके दो कंपोनेंट्स के बारे में, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बारे में। तो उससे पहले हम एक बार और हाईलाइट कर देते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है प्लांट का, और इसका जो पॉलीमर, ये किसका पॉलीमर होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ध्यान रखना, इसमें अल्फा डी ग्लूकोज से ही बनता है। एंड हैज़ टू कंपोनेंट, इसमें दो कंपोनेंट भी होते हैं, पहला होता है एमाइलोज, सेकेंड वन होता है एमाइलोपेक्टिन, ओके। इट इज़ प्रेजेंट इन सीरियल्स, ये सीरियल्स में पाया जाता है, रूट्स में, ट्यूबर वगैरह में पाया जाता है। कहें तो जब इनमें पाया जाएगा, इनको हम खाते हैं, दीज आर द व्हाट food, these are the foods for us, okay. So we can say that it is an important dietary source for human beings also. Why? Because mostly human beings consume these parts, the cereals, roots and tubers, so it is also the important dietary source for human beings. तो dietary source भी होता है, okay. चाहो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। तो दोस्तों बात करेंगे अब एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एमाइलोज के बारे में बात करेंगे। ओके दोस्तों, एमाइलोज के बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, एमाइलोज। एमाइलोज, फर्स्ट ऑफ ऑल एमाइलोज होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एमाइलोज के बात आता है कि एमाइलोज इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, इट इज द component, first of all you have to write the component, it is the component of what, it is the component of starch and composed
and composed of alpha D and composed of alpha D and composed from alpha D ग्लूकोज यूनिट्स। ओके, जो किससे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बनता है। बात आती है, इट इज द नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ वाटर सोल्यूबल, इट इज अ वाटर सोल्यूबल एंड constitutes what? Constitutes 15 to 20% of starch। इसमें बात क्या आती है? ये 15 to 20% इसमें क्या होता है? स्टार्च होता है। सेकेंड वन, इट इज अ लॉन्ग unbranched polymer। It is the unbranched polymer, okay, in which the glycosidic linkage, सॉरी एक चीज और लिख लेते हैं, unbranched polymer of what? 200 to 1000 200 to 1000 alpha D glucose units which held together at C1 and C4 carbon atoms by glycosidic linkage। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसका हम स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने वाले हैं। तो एमाइलोज की बात आती है, तो एमाइलोज एक्चुअली में होता क्या है? एमाइलोज ये किसका कंपोनेंट है? स्टार्च का कंपोनेंट है। एंड कंपोज्ड फ्रॉम किससे बना है? ये अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बना है। ओके दोस्तों, बात आती है, इट इज अ वाटर सोल्यूबल। व्हाट इज द नेचर? दिस इज अ वाटर सोल्यूबल एंड कॉन्स्टिट्यूट्स 15 to 20% ऑफ स्टार्च। स्टार्च कितना होता है इसमें? 15 to 20% स्टार्च होता है। इट इज अ लॉन्ग अनब्रांच पॉलीमर। ये अनब्रांच नहीं होता, स्ट्रेट चेन होता है, लॉन्ग पॉलीमर्स होता है, जिसमें कि 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं, माना एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। और जो एक दूसरे के साथ किससे जुड़ी होती हैं? एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ी होती है। और कैसे जुड़ी होंगे? C1 एंड C4। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ओके दोस्तों, दिस वन इज द व्हाट? आई थिंक जानते होंगे ये। देखो CH2OH एंड दिस वन इज द H, दिस वन इज द HOH, दिस वन OH एंड दिस वन H, this one HOH and again HOH। this one is what? alpha D glucose। एक एक चीज समझते हैं ना, सारी यूनिट क्या होंगी? अल्फा डी ग्लूकोज ही होंगी। यहां भी क्या होने वाला है? अल्फा डी ग्लूकोज ही रहने वाला है, क्योंकि सारी यूनिट्स में क्या होती हैं? अल्फा डी ग्लूकोज की ही होती हैं। ओके, अगेन सेम। okay, next one is the what? this one is the CH2OH, this one HOH, OH and last one again HOH। next again O, अगेन ओके ना दोस्तों? बिल्कुल सिंपल है, एक बार समझ जाओगे तो इजीली हो जाएगा। ये बॉन्डिंग, सॉरी इस पर बिल्कुल यहीं पर बॉन्ड होता है, यहीं पर बॉन्ड होगा, तो इसको भी ध्यान रखो, ऐसे नहीं होने वाला, बिल्कुल यहीं पर आएगा ये। दिस वन इज द CH2OH, अगेन सेम H, थोड़ा सा ऊपर कर लेते, नहीं तो दूसरे वाले के साथ ऐसे कह देगा, दूसरे के साथ जुड़ा HOH, दिस वन H, सॉरी नॉट HOH, दिस वन H एंड दिस वन OH, दिस वन H, दिस वन H, दिस वन OH, दिस वन H एंड दिस वन OH। इसको अच्छे से समझ लेना। अब बात करते हैं इसमें स्ट्रक्चर की, तो OH दोनों हैं, OH यहाँ भी दोनों हैं। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है?
इस कंडीशन की अगर बात आती है तो OH OH के अंदर से हमने कहा OH अगर है, सिंपली अगर बात करते हैं OH और OH दोनों को अगर कहेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और क्या बचेगा O। तो इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, दोनों के अंदर से क्या रिमूव कर दो, H2O रिमूव कर दो और ये हमारा जुड़ जाएगा। उसी तरीके सेम प्रोसेस में होने वाला है, यहाँ भी OH OH था तो इसमें भी H2O निकल गया और ये जुड़ गया। और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे और एक लंबी चेन बना लेंगे। एटलीस्ट हाउ मेनी अल्फा डी ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन दिस, एटलीस्ट अबाउट नॉट लेस देन 200 और नॉट मोर देन 1000। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर नोन एज द व्हाट, दिस स्ट्रक्चर इज एमाइलोज। इज इट क्लियर? आई थिंक दोस्तों समझ में आया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके दोस्तों, बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की, एमाइलोपेक्टिन की। तो एमाइलोपेक्टिन में क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आने वाला है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। देखते हैं क्या डिफरेंस आने वाला है। ओके, बात करते हैं इट इज ऑल्सो द कॉम्पोनेंट, मीन्स हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, जो कि इसमें चेंज होने वाला उसको देखेंगे, नहीं तो बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। एमाइलोपेक्टिन। ओके, बात करते हैं एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन ऑल्सो द कॉम्पोनेंट ऑफ स्टार्च एंड कंपोज फ्रॉम द अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। सेम वही है कि स्टार्च का कॉम्पोनेंट होता है, ये भी किससे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बनता है। ये क्या होता है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इट इज, यहां पर हम इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इसमें ये डिफरेंस आता है। क्या आ जाता है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कॉन्स्टिट्यूट 80 to 85% ऑफ स्टार्च। और इसमें क्या होता है दोस्तों, बात आएगी, ये इनसॉल्युबल होता है। दूसरी बात, इसमें कितना स्टार्च होता है, 80 to 85% स्टार्च होता है। इट इज अ लॉन्ग ब्रांच, इट इज अ लॉन्ग, यहां पर हम थोड़ा चेंज कर देंगे यहां पर, इट इज अ लॉन्ग ब्रांच्ड एंड अनब्रांच चेन। ओके, चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, नो नीड टू राइट दिस वन यूनिट, ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, क्या होगा, हमने कहा गया कि अगर सिंपल लिखे तो यहां पर इसको भी रफ कर देते हैं, आगे लिख देते हैं, चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। सिंपल सी चीज आती है कि इसमें ब्रांच भी होता है और अनब्रांच भी होगा, सॉरी ब्रांच होता है, ब्रांच एंड ब्रांच, नॉट अनब्रांच, सॉरी क्या होता है, ये गड़बड़ हो जाता है। ब्रांच, लॉन्ग ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग ब्रांच चेन होती है इसमें, और किसकी होती है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट की होती है, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। C1 और C4 कार्बन एटम बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन स्ट्रेट चेन, whereas C1 and C6 कार्बन atoms by glycosidic linkage in branch chain। ये छोटी सी बात आती है इसमें। ओके दोस्तों, छोटी सी बात आएगी क्या, कि ऊपर तो सेम है कि इसमें 80-85% क्या होता है, स्टार्च होता है और ये इनसॉल्युबल होता है। ये लॉन्ग ब्रांच चेन क्या होता है, पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, जिसमें एक दूसरे के साथ कार्बन एटम, जो C1 और C4 जो कार्बन एटम होंगे आपस में जुड़े होंगे, वो किससे जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, कहे में स्ट्रेट में। But if we are talking about the branch chain, then the carbon atoms are also joined with the help of glycosidic linkage. Then the position is what, C1 and C6. Okay, means C1 carbon atom attached to the C6 by the glycosidic linkage in branch in straight chain C1 to C4. Now how can you draw the structure? Okay दोस्तों, स्ट्रक्चर की बात आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, स्ट्रेट चेन बना लेते हैं। ये स्ट्रेट चेन होगा, सिंपल वही आने वाला है।
हम चाहते तो उस डायग्राम को भी यूज़ कर सकते थे, बट हमने रफ कर दिया है, अफसोस, कोई नहीं। HOH, this one OHH, this one HOH, and this one is the CH2OH, and this one is the H. Next one again, okay, this one same bond, this one HOH, OH, H, OH, H, H, CH2OH, and this one is the OH, this one is the H. Okay, again we have to draw the one more diagram. This one is the O. सिंपल है ना दोस्तों, बिल्कुल भी इतना टफ नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। ओके, अगर एक डायग्राम हमको समझ में आ गया तो फिर आसानी से हमारे होते चले जाएंगे। दिस वन H, H, OH और OH, H, OH, OH, दिस वन H, दिस वन H। तो सेम दोनों में बॉन्डिंग बना दो। HOH में पता था, जैसे कि हमने पहले बनाया था O, दिस वन अगेन O, ओके। अब बात आती है, दिस वाज द फर्स्ट पोजीशन C1, C2, C1, C2, C3, C4, अगेन C1, C2, C3, C4, C5, एंड दिस वन इज द C5 एंड दिस वन इज द C6। दोस्तों बात आती है, हमने कहा C1 C4 के बीच में क्या है, C1 C4 में ग्लाइकोसाइड नहीं, स्टेट चेन में, स्टेट चेन चलती रहेगी, C1 C4 में होगी। बात आएगी ब्रांच में, तो ब्रांच C1 और C6 में होगी, C1 और C6, C1 और इसके ऊपर एक और बना लेते हैं, देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल होने वाला है। ओके, दिस वन अगेन ये ओके, ये दिस वन इज द स्ट्रक्चर, अगेन दिस वन अल्फा डी ग्लूकोज, दिस वन व्हाट HCH2OH, and this one H, this one H, this one OH, this one H, this one OH, and this one also again OH, this one H, this one H, and this one OH। अगेन यहाँ पर क्या होगा, एक स्ट्रक्चर और बनेगा OH का, क्योंकि हम इजिली उससे बता सकते हैं, मीन्स दिस वन, या हम इसको नहीं बनाते क्योंकि ज़्यादा कंसिस्टेंट होने वाला है। ओके, नाउ बात करेंगे यहाँ पर, देखते हैं C1 और ये क्या है, C1 ये है और C6 ये है। C1 C6 में यहाँ पर क्या होने वाली है, बॉन्डिंग होने वाली है। C1 C6 में देखो OH यहाँ पर भी है और OH यहाँ पर भी है। OH दोनों अगर सेम है तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH एंड OH, अभी हमने बताया था कि क्या यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और O रह जाएगा। तो क्या करना होगा, हमें OH यहाँ से हटा दो, OH यहाँ से भी हटा दो, तो यहाँ पर आके O जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या एक बॉन्डिंग ये बन जाएगी। तो हमने कहा गया कि यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर कहें तो O बन जाएगा, यहाँ पर O, और ये आपस में जुड़ जाएगा। ऐसे ही एक और जुड़ जाएगा, फिर इधर भी जुड़ता रहेगा, इधर भी साइड में सब जुड़ते रहेंगे। ओके, ऐसे बन के एक बड़ी स्ट्रक्चर आ जाएगा, और यही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है। यहाँ पर भी अगर जोड़ना चाहो तो इधर भी जोड़ सकते हो दोस्तों, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। O, क्योंकि इसमें बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। ओके, सो देखेंगे यहाँ पर भी हो गया OH, तो OH दोनों करके यहाँ पर भी हम क्या जोड़ सकते हैं, O से कर सकते हैं O। यहाँ पर सेम वही रहने वाला जो पीछे लिखे हुए थे, CH2OH करके H, और यहाँ H, ये सब वही जो है वही आ जाएंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका आता है, दिस स्ट्रक्चर इज द एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है दोस्तों, समझना पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा। सिंपली देखते हैं, बात करेंगे यहाँ पर। ओके, ये कंपोनेंट स्टार्च का है और बना किससे होता है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से। इनसोल्यूबल होता है वाटर में, 80 to 85% इसमें स्टार्च होता है। बात करेंगे तो ब्रांच चेन पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का, जिसमें कि लिंकेज दो तरीके की लिंकेज होती है, ग्लाइकोसाइडिक की होगी, पर दो पोजीशन पर C1 C4 के बीच में तो क्या होगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज C1 C4 में अगर स्टेट में है तो C1 C4 होगी, ब्रांच होगी तो C1 और C6 के बीच में होती है। C1 और C6 के बीच में इनमें बॉन्डिंग होगी, और ये हमारा इस तरह के स्ट्रक्चर आ जाता है। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा टॉपिक। तो दोस्तों अगर समझ में आया हो तो चैनल को हमारे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में भी, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों जब तक के लिए दोस्त, जय हिंद।